नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। एक साल तक देश की राजधानी की सीमाओं पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन चला और फिर ठीक चुनावों से पहले ये कानून रद्द कर दिए गए। एक साल तक इन कानूनों की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की रिपोर्ट अदालत के पास रही। उसे न तो सार्वजनिक किया गया और न ही उस पर कोई कार्रवाई हुई। अब एक साल बाद इस रिपोर्ट को बनाने वाले 3 लोगों में से एक अनिल घनवट ने इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ है कि अब एक बार फिर उन कानूनों पर बहस शुरू हो गई है। किसान नेता अनिल घनवट के इस कदम को सरकार की इन कानूनों को चोर दरवाजे से वापस लाने की कोशिश बता रहे हैं किसान नेता। लेकिन आखिर अनिल घनवट ने ऐसा क्यों किया और अब जाकर क्यों किया, इस पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खुद अनिल घनवट मौजूद रहेंगे। लेकिन पहले इस रिपोर्ट की कुछ अहम बातों पर नजर डाल लेते हैं। कृषि कानूनों के पक्ष में 85% किसान संगठन है। ये दावा किया है सुप्रीम कोर्ट की बनाई इस कमेटी की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का कहना है कि उसने 73 किसान संगठनों से बात की। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 61 संगठन कृषि कानूनों से खुश थे। कमेटी का कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों ने उनसे बात नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जमीनी सच्चाई जानने के लिए ये कमेटी बनाई थी। कमेटी ने 19 मार्च 2021 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, यानी कि एक साल पहले। कमेटी के सदस्य अनिल घनवट ने कल ये रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कृषि कानूनों को किसानों के लिए फायदेमंद बताया। हालांकि इसमें कई सवाल भी उन्होंने उठाए कि आखिर जिस तरीके से उसे लाया गया या ये कानून जो आए उनमें कई खामियां भी हैं, ये भी उन्होंने उजागर किया। हालांकि अब इस रिपोर्ट की प्रासंगिकता नहीं रही क्योंकि 19 नवंबर 2021 को पीएम मोदी ने कृषि कानून वापस ले लिए। और इस सब पर चर्चा करने के लिए खुद इस रिपोर्ट को बनाने वाले 3 लोगों में से एक अनिल घनवट हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए घनवट साहब। सबसे पहला सवाल जो सब लोग उठा रहे हैं वो ये है कि आखिर इस वक्त अब जब इलेक्शन हो गए और अब इसको रिलीज करने का, सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? तो हमने इलेक्शन के चुनाव के नतीजे आने तक इंतजार किया, क्योंकि अगर ये पहले रिलीज होती तो इसका किसी पार्टी को फायदा हो सकता था, किसी का नुकसान हो सकता था। तो हम ये नहीं चाहते थे कि इस रिपोर्ट की वजह से चुनाव के माहौल में कुछ गड़बड़ी हो, इसलिए हमने किया था या रुके थे अब तक। दूसरी बात यह है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हमने 3 बार खत लिख के उनसे विनती की थी कि इस रिपोर्ट को रिलीज की जाए और उनको 1 साल का समय हमें देना था, तो हमने वो समय दिया। 19 मार्च 2021 को हमने रिपोर्ट उनको पेश की थी। 19 मार्च 2022 को 1 साल पूरा हो गया, तो उसके बाद ही हमने ये रिपोर्ट की है। इसमें बाकी कुछ नहीं है किसी को, या हमें टाइमिंग की बात जो की जा रही है, अब कौन सा इलेक्शन है, क्या है, इसका किस पर फर्क पड़ता है। हम तो बस ये चाहते हैं कि देश की कृषि नीति बने और इस रिपोर्ट में जो भी लिखा गया है वो देश के किसानों का कहना है और इसके आधार पे देश की कृषि नीति बने। ये देश कृषि प्रधान देश है और देश को कृषि नीति नहीं है। ये 40 साल से हमारी मांग है, इन कानूनों की वजह से नहीं। घनवट साहब, जो दूसरे किसान नेता है, आज योगेंद्र यादव ने एनडीटीवी से बात की और उनका कहना है कि ये चोर दरवाजे के जरिए कानूनों को वापस लाने की कोशिश है। और वो ये भी कहते हैं कि आप दावा करते हैं कि आपने 73 संगठनों से बात की, लेकिन वो कहते हैं कि करीब 450 संगठन जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के तहत आते हैं, उन्होंने तो आपसे बात नहीं की। वो कहते हैं कि ये फेक किसान संगठन हैं जो जिनसे आपने बात की है। नहीं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हमने 266 किसान संगठनों को इनवाइट किया था। इन लोगों को, जो 40 किसान संगठन है जो हमारे कृषि मंत्री जी से बात करने जाते थे, उनको भी हमने इनवाइट किया है, उनको पर्सनली फोन किए हैं, उनको मैसेज भेजे है, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेजेस भी भेजे थे, लेकिन किसी ने भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। कुछ लोगों ने साफ कह दिया कि हमें कमेटी के सामने नहीं जाना है और हमारे एसकेएम का ये निर्णय है कि हम कमेटी से बात नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया हमने उनकी राय ले ली
और इसमें काफी संगठन ऐसे भी आए थे कि जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नहीं, हम इन कानूनों को नहीं चाहते, हमें रिपील चाहिए। कुछ संगठन ऐसे थे कि हमें आजादी तो चाहिए मंडी से, लेकिन हमें बाकी चीजों में सुधार चाहिए थे। उसमें हमारा भी एक संगठन है जो हमारा भी संगठन जिन्होंने इस आजादी देने के प्रयास का हमने स्वागत किया था, लेकिन उसमें जो खामियां है वो दुरुस्त करने की मांग हमारी भी थी। घनवट साहब, इस पर हम चर्चा करेंगे, पहले एक बार सुन लेते हैं कि योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं। क्या अब एक और आंदोलन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि जो एमएसपी की गारंटी चाहते हैं, जब सरकार ने लिख दिया है ये बात? ये सरकार कहेगी हमने नहीं लिखा, सरकार कहेगी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, लेकिन सारी दुनिया जानती है अशोक गुलाटी के कहने का क्या मतलब है और अनिल घनवट किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं, सारी दुनिया जानती है। जाहिर है सरकार इसकी तैयारी कर रही है। अगर सरकार सामने के दरवाजे से या चोर दरवाजे से इन कानूनों को वापस लाने की कोशिश करती है, और अनिल घनवट जी द्वारा इस नहीं तो मरे हुए पेशेंट की मेडिकल रिपोर्ट आप क्यों इस टाइम रिलीज कर रहे हैं 1 साल बाद? वो इसलिए है, माहौल बनाया जा रहा है कि चोर दरवाजे से इन कानूनों को वापस लेके आया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा और इस देश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये आए ना आए, एमएसपी के सवाल पर हमारा आंदोलन अगले महीने की 11 तारीख से 17 तारीख के बीच पूरे 1 सप्ताह देश में एमएसपी गारंटी सप्ताह मनाया जा रहा है किसान आंदोलन की तरफ से, और हमारा लंबा संघर्ष उसके लिए शुरू हो चुका है। आपने सुना कि योगेंद्र यादव कहते हैं कि आप किसके लिए बैटिंग कर रहे हैं वो सभी जानते हैं। उनका आरोप जो है उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार चोर दरवाजे से लाने की कोशिश कर रही है, तो वो कहते हैं कि आप माहौल बना रहे हैं, उनका ये आरोप है। भाई, हम तो किसानों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। आज नहीं, 40 सालों से हमारा संगठन किसानों के लिए बैटिंग कर रहे हैं। इनके जैसा हम किसी के लिए पिच नहीं तैयार कर रहे थे। इन्होंने साफ साफ कहा है एक दूसरे डिबेट में कि इन्होंने पिच तैयार की थी बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन जो बैटिंग करने वाले थे उन्होंने अच्छी बैटिंग नहीं करके बीजेपी जीत गई। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है किसी को जिताने का, किसी का हारने का, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम तो बस किसानों की खुशहाली चाहते हैं, किसानों के जेब में पैसा आना चाहिए, और उसके लिए जो कानून किसानों को क्षति पहुंचाते हैं, उनको उनके जेब में आने वाला पैसा रोकते हैं, उनको गरीब रख रहे हैं, ये कानून जाने चाहिए। उसमें कुछ पॉलिसी होनी चाहिए, देश की कृषि नीति बननी चाहिए, यह हमारा प्रयास है। उसके लिए हमारी लड़ाई शुरू है। ये बात अलग है कि मैं ये कमेटी में आ गया, ये बीजेपी ने कहा करके हम सपोर्ट नहीं कर रहे। हम 40 साल से जो कह रहे थे उसको बीजेपी सपोर्ट कर रही है, या अभी ये गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। तो हमारा तो ये पुरानी मांग है हमारी, और हम ये लेके चलते रहेंगे। और ये एसकेएम जो है, इसमें तो योगेंद्र यादव को से किसान नेता बन गए। योगेंद्र यादव का किसानी से, खेती से क्या संबंध है? हम तो खेती में काम करने वाले लोग हैं। मैं खुद एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हूँ और 40 साल से ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ। घनवट साहब, आपके इस फैसले पर जो आपने इसको सार्वजनिक किया है, क्या आपके बाकी के 2 साथी आपके साथ हैं? हाँ, बिल्कुल साथ है, लेकिन उनका कहना है कि वो इंटेलेक्चुअल्स है, एक्सपर्ट्स है, उनका काम है एनालिसिस करना, वो फीडबैक लेना और उसमें रिपोर्ट में दर्ज करना। उनका काम पूरा हो गया है। अब अगर आगे की लड़ाई एक किसान नेता होने के नाते आपको लड़नी है तो आप लड़िए, वो मुझे रोक नहीं रहे हैं। और इसमें वो इस झमेले में जो कहते कि ये झमेले में हम अटकना नहीं चाहते, तो इसलिए वो इससे दूर है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं होता। आज सुबह 8 बजे से मैं रात 9:30 बजे तक कैमरे के सामने बैठा हूँ। इतना वक्त तो उनके पास होता नहीं है, इसलिए। और मैं और एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने प्लीज एक सेकंड। ये योगेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि हम पिछले दरवाजे से कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम पिछले दरवाजे से नहीं, बिल्कुल राजमार्ग से देश की कृषि नीति लाने की कोशिश कर रहे हैं, चोर दरवाजे से नहीं। चोर दरवाजे से तो ये कानून लाने की कोशिश हो गई थी, ये विदाउट एनी डिस्कशन। तो इसके बारे में हम एक डिस्कशन पेपर तैयार कर रहे हैं, और उस डिस्कशन पेपर में इसमें तो सिर्फ मार्केटिंग फ्रीडम की बात की गई थी। वो टोटल मार्केट फ्रीडम, टेक्नोलॉजी फ्रीडम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट पॉलिसी, सभी को इसमें सभी इंक्लूड हो जाएगा।
और एक देश की कृषि नीति बनेगी। ठीक, और तो इसका यहाँ बेसिस घनवत ये साहब एक सवाल ये बनता है, क्योंकि आप जो बातें बोल रहे हैं उसमें सवाल ये बनता है कि जो कानून थे, जो एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाए गए, कहीं ना कहीं किसानों को लगा कि उन पर थोपा गया, उनसे बातचीत नहीं की गई। क्या आप मानते हैं कि वो कानून जैसे थे वैसे ही सही है, या अब आप चाहेंगे अगर कानून आते हैं कोई तो कोई बदलाव के साथ आए और एक अलग तरीके से आए? जब से ऑर्डिनेंसेस आए थे तब से हमने ये कहा है कि सरकार ने हमें थोड़ी बहुत आजादी देने की कोशिश की है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इन कानूनों में काफी खामियां हैं जो दुरुस्त होनी चाहिए। मसलन जो डिस्प्यूट सेटलमेंट का उन्होंने उसमें इंतजाम किया था वो गलत था, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये नहीं हैंडल कर सकती। अब इस रिपोर्ट में हमने कहा है कि सेपरेट फार्मर कोर्ट्स होने चाहिए, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स है, फैमिली कोर्ट्स है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में एक्ट में से उन्होंने 6 कमोडिटीज निकाल दी, लेकिन अगर दाम बढ़ते हैं तो फिर से उनको इंक्लूड किया जा, इसका हमारा विरोध था और हमें साफ साफ पहले ही कहा था, मेरे कमेटी में शामिल करने से बहुत पहले। और तीसरी बात है कि एपीएमसी में से सिर्फ मंडी के बाहर लिया जाएगा, मंडी के प्रीमाइसेस के अंदर जो ऑपरेट करेगा उससे सेस लिया जाएगा। ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो हमने अब कहा है कि अंदर बाहर कहीं भी नहीं सेस लिया जाएगा। तो ये खामियां थी, हमने दुरुस्त करने की मांग पहले भी की थी। ठीक है, चलिए जाते जाते आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो बात योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि अब वो और जो संयुक्त मोर्चा है वो मिलकर अब एमएसपी को लेकर अपनी लड़ाई आगे करेगा और एक सप्ताह भी मनाएगा एमएसपी के मुद्दे पर, आपको क्या लगता है, क्या ये एमएसपी का मुद्दा जिस तरीके से उठाया जा रहा है इस पर आपकी क्या राय है? मैं ये कहना चाहता हूं कि एमएसपी देने में हमारा विरोध नहीं है, लेकिन ये जो ओपन एंडेड प्रोक्योरमेंट है एमएसपी से, ये देश को और मुश्किल में डाल रहा है। 41 मिलियन टन की हमारी जरूरत है बफर स्टॉक की, हमें 110 मिलियन टन खरीदना पड़ रहा है और आगे और भी खरीदना पड़ेगा। तो इस सरप्लस का क्या करने का ये सवाल पैदा होता है। हमारे पास वो स्टोर करने के लिए सुविधा नहीं है, तो काफी 46% तो ऐसा खराब हो रहा है इसमें। तो इसे हम रिक्वायरमेंट के जितना खरीद करें और बाकी ऊपर का जो पैसा बचेगा वो पंजाब हरियाणा के किसानों के डाइवर्सिफिकेशन के लिए यूज किया जाए, इंडस्ट्री लगाने के, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने के लिए खर्च किया जाए। ये हमारा रिकमेंडेशन है। एमएसपी का कानून बनेगा तो तकलीफ होगी, अगर कानून चाहिए एमएसपी का तो सभी रेगुलेशंस जो खेती पे है, किसानी पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे है, वो निकाले जाए, ये हमारी मांग है। जी, शुक्रिया घनवट साहब हमारे साथ बात करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो ये जो खींचतान थी एमएसपी को लेकर के, किसान आंदोलन जो हुआ था, जो कृषि कानूनों को लेकर खींचतान थी, एक बार फिर से वो स्पॉटलाइट में आ गई है, एक बार फिर से इस पर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी की रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो गई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। 5 की बात में अब बात दिल्ली की। दिल्ली की तीनों नगर निगम को एक करने की कवायद शुरू हो सकती है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस बिल को मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा सूत्रों का कहना है। ये कहा जा रहा है कि बजट सत्र में पेश हो सकता है ये बिल, जिसमें इन तीनों नगर निगमों को एक कर दिया जाए। आपको बता दें कि नगर निगम को, दिल्ली की नगर निगम जो थी पहले एक ही थी और 2011 में इसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। उस वक्त शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्हीं का ये आइडिया था, उन्होंने इसको 3 टुकड़ों में बांटा था और हमेशा इसको बांटने के तरीके को लेकर सवाल भी उठते रहे। हर निगम क्षमता के हिसाब से अपना राजस्व नहीं जुटा पा रहा था। जो दक्षिण निगम था उसके पास ज्यादा पैसा था, पूर्वी निगम के पास कम था और जरूरत से ज्यादा किसी के पास संसाधन थे लेकिन किसी के पास संसाधन कम थे, ये देखने को मिल रहा था। तीनों निगमों में आर्थिक संकट हालांकि दिख रहा था और ये बढ़ता भी जा रहा था। कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल रहा था, रिटायर्ड कर्मचारियों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी, लोग भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे थे। ऐसा सूत्र भी कह रहे हैं कि यही सब वजह हैं जिसकी वजह से अब इसे एक करने की कवायद शुरू हो सकती है। आइए सुन लेते हैं एक बार कि इस पर दिल्ली बीजेपी का क्या कहना है और आम आदमी पार्टी का भी क्या कहना है। तीनों निगमों के एकीकरण का केंद्रीय कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला
बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इस फैसले से निगम मजबूत होगा। निगम दिल्ली की जनता के लिए बेहतर काम कर पाएगा। तीनों निगमों में जिस तरह से पिछली दिल्ली सरकार ने 7 वर्षों में निगम को फंड नहीं देकर निगम का काम रोकने की कोशिश की, अब निगम जब एक होगा, दिल्ली की जो छोटी छोटी गलियों में निर्माण कार्य होने हैं, सड़कों के निर्माण कार्य होने हैं, नाले नालियां बनने हैं, उन कामों में व्यवस्थाएं अच्छी होंगी और दिल्ली नगर निगम में लगभग 2.5 लाख सफाई कर्मी और टीचर्स और निगम के कर्मी काम करते हैं, उनको समय पर सैलरी मिलेगी। देखिए, यूनिफिकेशन और चुनाव का कोई लेना देना नहीं है। यूनिफिकेशन आप कभी भी कर सकते हो। एक्चुअली यूनिफिकेशन तो एक टैक्टिस है जिसके माध्यम से बीजेपी दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव नहीं कराना चाहती है। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में है। 15 सालों में दिल्ली की एक भी गली साफ नहीं है। दिल्ली की जनता बहुत बड़े बदलाव के इंतजार में है एमसीडी के अंदर, और अगर चुनाव भारतीय जनता पार्टी समय पे नहीं कराती तो ये दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा अपमान है। तो हमारी एक ही मांग है कि भारतीय जनता पार्टी, आप यूनिफिकेशन के टैक्टिस से भागो मत, चुनाव से आइए, चुनाव करते हैं, दिल्ली की जनता तय करे कि आगे का भविष्य क्या होगा। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये जो यूनिफिकेशन की बात है, इसको कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री ने भी उठाया और कहा कि ये कवायद है चुनावों को रोकने की, लेकिन वहीं जो केंद्र है वो इसको लेकर अलग रुख रखता है। देखिए, निश्चित तौर पर सूत्रों ने मुझे बताया है कि इस बिल को लाने के पीछे जो मुख्य मंशा है सरकार की, वो ये है कि पिछले करीब 11 साल से 2011 में एमसीडी को 3 हिस्सों में बांटा गया था और पिछले करीब 1 दशक का जो अनुभव है उससे बहुत साफ है कि ये बंटवारा गलत तरीके से किया गया। जो आर्थिक संसाधन की जरूरत होती है किसी भी एक एमसीडी संस्था को चलाने की, वो आर्थिक संसाधन जुटाने में जो मौजूदा 3 एमसीडीज हैं वो नाकाम साबित हुई हैं और इसकी वजह से उसका असर जो है उनके कामकाज पर पड़ रहा है। जो आर्थिक संकट है उसकी वजह से जो एमसीडीज हैं वो अपने कर्मचारियों को जो बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो सैलरी देने की बात हो या फिर उन्हें पेंशन से जुड़ी सुविधाएं देने की बात हो, बेसिक बुनियादी सुविधाएं भी एमसीडी अपने ही कर्मचारियों को नहीं दे पा रही है और इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है कि जो सिविक फैसिलिटीज मुहैया कराने की जो प्राथमिक जिम्मेदारी है एमसीडीज की, वो जिम्मेदारी वो का निर्वहन वो ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है और इसलिए बहुत जरूरी हो गया है कि एमसीडी को एक मर्ज किया जाए, एक ही एमसीडी दिल्ली में हो और इसलिए इस बारे में संसद में बिल जो है वो अगले कुछ दिन में लाया जा सकता है। लेकिन जो रुख है आम आदमी पार्टी का और दूसरे विपक्षी दलों का भी, अंजलि, मुझे लगता है कि सरकार को अभी विपक्ष के और भी दूसरे राजनीतिक दलों के बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे कि इस तरह से बिना राजनीतिक चर्चा के इतना अहम बिल को लेकर सरकार ने लाने का फैसला क्यों किया, क्योंकि राजनीतिक सहमति बनाकर ही इस प्रस्ताव पर अगर सरकार आगे बढ़ेगी तो बेहतर होगा। अंजलि जी, इस पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। हिमांशु हमारे सहयोगी बता रहे थे। लेकिन इस एकीकरण को लेकर के लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से सवाल जरूर उठ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं और नए रेट के मुताबिक आज से पेट्रोल डीजल दोनों 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। आपको बता दें कि 4 नवंबर 2021 के बाद पहली बार ये बढ़ोतरी की गई, यानी 137 दिन बाद ये बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में डीजल अब 87 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर हो गया है। उधर पेट्रोल दिल्ली में अब 96 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल भोपाल, जयपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में 100 के पार है। मुंबई में भी पेट्रोल अब 110 रुपये 82 पैसे प्रति लीटर है। डीजल वहां पर 95 रुपये है। और आइए एक बार सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं इस बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में। 137 दिन बाद पूरे देश में एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। 137 दिन तक इनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। मैं इस वक्त मयूर विहार पेट्रोल पंप पर हूं। कैसे देखते हैं इस फैसले को तेल कंपनी? सही है। पेट्रोल पेट्रोल हाँ महंगा हो गया। अब क्या करें, मजबूरी में तो भरवाना ही पड़ेगा। ये आपका शुभ नाम? तुषार।
तुषार, आज से आपको पता होगा पेट्रोल महंगा हो गया है। जी हाँ, पता लगा है, पर डलाना तो पड़ेगा गाड़ी, तो तभी चल सकती है, क्या कर सकते हैं। काम है तो काम के लिए तो गाड़ी चलेगी। काम तो कितना पर डे कितना आपको इस्तेमाल करना पड़ता है पेट्रोल? मेरा 300-350 का पेट्रोल डलाता हूँ, 3 दिन चलता है मेरा। 3 दिन चलता है। और इस टाइम तो पता नहीं कम ही चलेगी, जब गाड़ी में उतना ही पेट्रोल डलना, 3 लीटर पेट्रोल आएगा। आपका शुभ नाम? अफसार। ये बताइए, आज पेट्रोल आपने सुना होगा आज महंगा हो गया है, तो कितना असर पड़ेगा आपके बजट पर? बहुत असर पड़ रहा है बजट पर, काफ़ी असर पड़ा। मतलब जहाँ पहले 100 रुपये में होता था, अब 150 रुपये डलवाना पड़ रहा है पेट्रोल। तो महंगाई तो बढ़ी रही है खूब। महंगाई बढ़ गई है अभी, तो बीच में राहत थी, 137 दिन तक कोई कीमत में बदलाव नहीं हुआ। वो तो इलेक्शन के चक्कर में हुआ था। अच्छा, इलेक्शन था इसलिए कम था, अब इलेक्शन हो गया, बढ़ा दिया रेट। आप क्या काम करते हैं रामा? मार्केटिंग का काम करते हैं। मार्केटिंग का काम, यानी एक दिन में आपका बहुत ट्रैवल होता है? हाँ जी, हाँ जी। तो एक दिन में कितना खपत होता है पेट्रोल का? हम कम से कम 500 रुपये लीटर 500 पेट्रोल डाल देते हैं। 500। अगर आज जैसे फिर से पुरानी व्यवस्था शुरू हो रही है, ऐसा लगता है कि जो हर दिन कीमतें बदलती थी, तो तेल कंपनियों की तरफ से कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया, इसलिए कीमत बढ़ाना पड़ेगा। भाई सरकार ऐसा है, जब सरकार महंगा खरीदेगी तो महंगा देगी, अपने घर से सरकार नहीं देगी। तो ये आपको लगता है कि टैक्स में अगर कटौती की जाए जो पेट्रोल डीजल पे लगता है, तो थोड़ा राहत मिल सकता है? भाई सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, टैक्स में कटौती होगा, सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, वो सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा, वो पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ेगी। वो तो ऑटोमेटिक वही चीज़ आके आती है ना, घूम फिर के वहीं आएगा। तो सरकार अपने घर से नहीं देगी, सरकार हमसे ही लेकर के सरकार हमको देगी। पिछले साल 4 नवंबर को जब देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमत करीब $82 प्रति बैरल थी, जो आज बढ़कर 118 से $119 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। यानी पिछले 137 दिन में करीब 45% महंगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह यूक्रेन में जारी युद्ध है, जिस वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल बढ़ती जा रही है। और आने वाले दिनों में अगर कच्चा तेल और महंगा हुआ तो इसका सीधा असर भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ेगा। मयूर विहार से मेरे कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। उधर डीजल की कीमतें बढ़ने से ट्रक चालक नाखुश हैं। उनका कहना है कि महंगे डीजल के चलते पहले ही बड़ी संख्या में ट्रक बंद हो चुके हैं। तेल के दाम बढ़ने का असर अगर सबसे ज्यादा कोई सेक्टर पे पड़ता है तो वो है ये सेक्टर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जहां लाखों ट्रक देश में चलते हैं और ये सारे ट्रक्स शहर के, देश के कोने कोने से सामान लेके दूसरे जगह पहुंचाते हैं। लेकिन ये सारे ट्रक्स डीजल पे चलते हैं और जितने बार डीजल के प्राइस बढ़ते हैं, इन पर और मुश्किलें आ जाते हैं। हमारे साथ जो ट्रकिंग इंडस्ट्री के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, सब है इस वक्त। सर, आज फिर से आपको पता है कि देश में डीजल के जो प्राइस है वो बढ़ गया है। ट्रकिंग इंडस्ट्री पिछले 2 सालों से आप कह रहे हैं पैंडेमिक की वजह से ऑलरेडी बहुत मुश्किलों के सामना कर रहे थे। अब क्या असर है इस पे ये प्राइस बढ़ने का? सर, डीजल का भाव बढ़ेगा, हमें तो तकलीफ होती है, साथ में और भी प्रोडक्ट के भाव बढ़ जाते हैं डीजल की वजह से। टायर महंगा हो जाता है, स्पेयर पार्ट महंगा हो जाता है। हमारी ये परिस्थिति होगी कि हम आगे गाड़ी चला नहीं पाएंगे। अगर हमारी गाड़ी नहीं चलेगी तो लोगों के ऊपर भी फ़र्क पड़ेगा। सब्जियां बाहर से मुंबई में नहीं आ पाएंगी, दूध नहीं आ पाएगा। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए कि हमको कुछ राहत दें, डीजल का भाव नहीं बढ़ाएं। हमारा मार्जिन जरा भी नहीं, हम जेब से अपना पैसा डाल के गाड़ियाँ चला रहे हैं। सर, आप कह रहे थे आप खुद ही अपना ट्रक चलाते हैं, आपका नाम बताइए, कहाँ कौन सी गाड़ी आपकी कौन सी रूट पे चलती है? और इंडिया चलती है। एक बताइए आपका नाम? नियाज अहमद। आप कहाँ, मतलब कौन सी ट्रक है आपके यहाँ पे है? हाँ, ये कितना खर्चा होता है? सबसे बड़ा खर्चा क्या होता है ट्रक चलाने में? सबसे बड़ा खर्चा क्या है? डीजल। डीजल। हाँ। और कितना बड़ा है पिछले कुछ महीनों में? नहीं, पिछले अभी 2 महीने से तो बड़ा नहीं है, वो भी आप भी जानते, 2 महीने जब से इलेक्शन का वो हुआ, जब से बड़ा नहीं है। अब फिर बढ़ना चालू हो गया है। उसके पहले तकलीफ थी। 76 रुपये से 94 पे। 94, अभी 94 महाराष्ट्र में। और पहले कितना था? पहले 100 के ऊपर हो गया था। ठीक है, 76 के करीब था, 76 था। हाँ, उस टाइम राहत थी, बचता था, घर परिवार चल जाता था। 100 के ऊपर गया था। उसके बाद 100 के ऊपर हो गया तो वही हालत हो गई। गाड़ियां खड़ी हैं, 1-1 हफ्ते माल नहीं है, 10-10 दिन लोग खड़े हैं। अभी आप इनसे बात करिए, हर गाड़ी 1-1 हफ्ते 10-10 दिन से खड़ी है। यही समस्या है जो ट्रक चलाते हैं, जैसे कि ये हमें बता रहे थे कि वो खुद ही अपने ट्रक चला रहे हैं, फिर भी
वो जो खर्चा है उसको पूरा वो कमा नहीं पा रहा है। सरकार का कहना है कि ये डीरेगुलेटेड है, उनके हाथ में नहीं है। इंटरनेशनल सिचुएशंस के ऊपर क्रूड का प्राइस बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो ट्रक चला रहे हैं उनका ये है कि अगर इतना बढ़ेगा तो उनके लिए ट्रक चलाना मुश्किल हो जाएगा। कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ वाशी के ट्रक टर्मिनल से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मोदी सरकार को नसीहत दी है कि देश में बेरोजगारी दूर करने के लिए वो छत्तीसगढ़ से सबक ले सकती है। भूपेश बघेल ने ट्वीट किया है और कहा है कि एक युद्ध बेरोजगारी के विरुद्ध। आप सबको बताना चाहूंगा कि सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक आज छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1.7% बेरोजगारी दर है, जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.4% है। मोदी जी से आग्रह है कि देश की बेरोजगारी कम करने के लिए देश हित में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार का मॉडल जरूर अपनाएं। पंजाब में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भगवंत मान ने कुछ बड़े फैसले करने शुरू कर दिए हैं। पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का आज ऐलान किया है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। ग्रुप सी और ग्रुप डी में काम कर रहे 35,000 कच्चे कर्मचारियों को, जो कि ठेके पर काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं, उनको पक्का करने की घोषणा की गई है। भगवंत मान ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अगले विधानसभा सत्र से पहले इस मामले पर ड्राफ्ट बनाकर दें। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के दौरान सरकारी विभागों में काम कर रहे कच्चे कर्मचारियों या ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को पक्का या नियमित करने का वादा किया था।